हेलो एवरीवन। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, क्यों होती है, ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। पहली बात तो ये फीमेल में होती है। ठीक है, अच्छा एक और बात आपके लिए गुड न्यूज, ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो कि 4th चैप्टर है, और उसको पूरा होने में सिर्फ 1 या 2 लेक्चर में वो पूरा हो जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, 2 लेक्चर में पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपके 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके होंगे। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे हम सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे जून तक, तो आप चिंता बिल्कुल मत करना। इधर के जो भी चैप्टर है वो जल्दी जल्दी होंगे। बस आपका जो जेनेटिक्स वाला पार्ट है ना, वो थोड़ा सा टफ है, उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। बाकी सारे पार्ट्स आपकी जल्दी जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, तो तब तक मुझे एक बात मैं आप लोग से पूछना चाहती हूँ। आप लोग जैसा सजेस्ट करोगे मैं वैसा करूंगी। मैं ये सोच रही थी कि जो आपका 5th और 6th चैप्टर है, यानी जो जेनेटिक्स है आपका, उसको मैं लास्ट में पढ़ाऊं, क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। उसके चक्कर में रहेंगे तो और चैप्टर छूट सकते हैं, हो सकता है। मैं होने नहीं दूंगी, लेकिन मान लो कोई ट्रेजेडी आ गई, तो मैं चाह रही थी कि बाकी सारे चैप्टर्स मैं पहले कर दूं। ठीक है, जेनेटिक्स वाले 2 चैप्टर छोड़ दूं, उनको मैं लास्ट में कवर कराऊं। तो आप लोग मुझे बताना कि आप में से कितने लोग चाहते हो कि मैं जेनेटिक्स लास्ट में कवर कराऊं, और कितने लोग चाहते हो कि नहीं, सीक्वेंस में ही रहने दो। ठीक है, तो ये चीज मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना। चलो स्टार्ट करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल पहली बात तो किस में होता है? फीमेल में होता है, सिर्फ और सिर्फ फीमेल में होगा। और फीमेल में हर महीने ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती रहती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की होती है? 28 दिनों की होती है। कितने दिनों की होती है? 28 दिनों की, 28 डेज की होती है ये। ठीक है, 28 दिनों की होती है। 28 दिन में टोटल 4 फेज आपको नजर आते हैं। चारों फेज का मैंने नाम लिख दिया है। पहला होता है मेंस्ट्रुअल फेज, जो कि पहले दिन से स्टार्ट होगा और पहले से लेकर के 5वें दिन तक चलता है, 1 to 5 डेज। ठीक है, 1 to 5 डेज तक क्या होता है? आपका मेंस्ट्रुएशन फेज होता है। ठीक है, और 5 डेज के बाद 6 से लेकर के 13 डे तक, 13th डेज तक क्या होता है? आपका प्रोलिफरेटिव फेज होता है। इसके बाद 13 के बाद आपके 14 और 15, ठीक है, जस्ट अ मिनट, 14 और 15, 14 और 15 के डे को क्या होता है? आपका ओव्यूलेशन होता है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे क्या होती है, यू डोंट वरी। नेक्स्ट, आपका जो ल्यूटियल फेज है वो आपका 16th डे से लेकर के 28वें दिन तक रहता है। ठीक है, ठीक है, 16 to 18th 28th डेज। ओके, तो आपका 1 से 5 दिन तक क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन। 6 से 13 दिन तक प्रोलिफरेटिव फेज, और 14 और 15 दिन क्या होता है? ओव्यूलेशन। और जो ल्यूटियल फेज है वो 16 से लेकर के 28वें दिन तक रहता है, और 28 दिन की साइकिल है। ल्यूटियल फेज खत्म हो गया तो वापस से क्या हो जाएगा? मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, पहले समझो ये हो क्यों रहा है। याद करो, मैंने कहा था जो आपका सेकेंडरी फॉलिकल बना है, oogenesis हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जो आपका सेकेंडरी फॉलिकल बना है वो मियोसिस 2 तभी कंप्लीट करेगा जब कोई स्पर्म आए। अगर स्पर्म नहीं आया तो वो जो आपका सेकेंडरी फॉलिकल है वो बाहर की तरफ रिलीज कर दिया जाएगा। अब रिलीज होने की प्रोसेस के को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। वो जब रिलीज होता है तो साथ साथ में ब्लीडिंग भी होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी oocyte, जस्ट अ मिनट, यस, सेकेंडरी oocyte क्या होती है? बाहर की तरफ निकाल दी जाती है। मुझे इसे रेड कलर के पेन से लिखना था, जस्ट अ मिनट, ताकि आपको चारों फेज एकदम क्लियर रहे। देखो इसमें क्या होता है? सेकेंडरी oocyte, oocyte प्लस जो आपके यूटेरस की अंदर वाली लेयर होती है। याद करो, मैंने बताया था यूटेरस की अंदर वाली लेयर, मैंने कल आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, ताकि आप यूटेरस की तीनों लेयर याद कर लो। तो यूटेरस के अंदर वाली लेयर जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम है। ठीक है, एंडोमेट्रियम क्या होती है? ब्रेक डाउन होती है, ब्रेक, फिर से गलती कर दी मैंने, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन होती है, यानी कि टूट जाती है। और टूटने के बाद इससे क्या होता है? ब्लड रिलीज होता है। कोई भी हमारी बॉडी की टिश्यू अगर टूटे तो ब्लड रिलीज होगा, है ना, जाहिर सी बात है। तो ऐसे ही एंडोमेट्रियम टूटती है और ब्लड रिलीज होता है, और 1 से 5 दिन तक फीमेल को ब्लीडिंग होती है।
ठीक है, वेजाइना से ब्लीडिंग बाहर आती है, ब्लड बाहर आता है। उसमें क्या होता है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग टूटी हुई होती है और सेकेंडरी oocyte होता है। तो अगर फीमेल में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, एंडोमेट्रियम जो यूटेरस की है वो टूट जाएगी और क्या होगा, जो आपका जो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और ओवा कभी भी बन नहीं पाएगा, मियोसिस 2 कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये मेंस्ट्रुएशन तब हो रहा है जब आपका स्पर्म नहीं आया, तब मेंस्ट्रुएशन सिर्फ तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फीमेल अगर प्रेग्नेंट है तब भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब मान लो ये टूट टूट के बाहर निकल गई, सब मेंस्ट्रुएशन साइकिल खत्म हो गया, ब्लीडिंग खत्म हो गई, तो अब उसके बाद क्या होगा, यूटेरस की लाइन फिर से जो एंडोमेट्रियम है फिर से बनती है। हर महीने ये तैयारी होती है कि बेबी बन जाए, ठीक है, जो भी स्पर्म है वो आए, फर्टिलाइजेशन करे और बेबी बन जाए और बेबी का क्या हो, पेट में डेवलपमेंट हो, फीमेल के पेट में। लेकिन क्योंकि हर महीने तो फीमेल प्रेग्नेंट हो नहीं सकती, तो इसीलिए क्या होता है, हर महीने एंडोमेट्रियम बनती है, हर महीने टूटती है। जब तक फर्टिलाइजेशन ना हो जाए तब तक वो बनेगी और टूटेगी, बनेगी टूटेगी, यही प्रोसेस चलती रहती है और यही प्रोसेस आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, ठीक है। तो चलो देखो, यहाँ से प्रोलिफरेशन से क्या होता है, वापस से एंडोमेट्रियम बनती है। प्रोलिफरेशन मतलब होता है सेल्स के नंबर को बढ़ना। किसकी सेल्स का नंबर बढ़ना है, एंडोमेट्रियम के। तो यहाँ पे क्या होगा, एंडोमेट्रियम एंडोमेट्रियम फॉर्म अगेन, फॉर्म अगेन, वापस से एंडोमेट्रियम क्या होती है, बनती है, ठीक है। और प्लस जो सेकेंडरी oocyte है, याद करो प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte सारे लोग नहीं बन रहे थे, कुछ ही सेल्स बन रहे थे, तो वो जिस oocyte को रिलीज होना होगा वो oocyte का क्या होगा, मैचुरेशन, ठीक है, oocyte मैचुरेशन, ठीक है, मैचुरेशन। ऐसा कब होता है, प्रोलिफरेटिव फेज में 6 से लेकर के 13 दिन तक। और जैसे ही 14वां या 15वां दिन आएगा तो ये जो oocyte ओवरी में बन चुका है, बढ़िया से तैयार हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, ये क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा, ठीक है, रिलीज रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, ठीक है। सेकेंडरी oocyte क्या होता है, रिलीज हो जाता है ओवरी से। अब रिलीज होगा तो जाएगा कहाँ, याद करो फैलोपियन ट्यूब में जाएगा और वेट करेगा किसका, स्पर्म के आने का, ठीक है। तो ये रिलीज हो जाएगा, याद रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ओव्यूलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, ठीक है। सेकेंडरी oocyte का निकलना ही क्या कहलाता है, ओव्यूलेशन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ओव्यूलेशन होने के बाद क्या होगा, ओवरी के अंदर, ठीक है, ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक खाली जगह रहती है और वहां के सेल्स मॉडिफाई होकर कुछ स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसे हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। इसी वजह से ल्यूटियल फेज इसको बोला गया है, ठीक है। इसमें क्या बनेगा, कॉर्पस कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। और ये कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। तो याद करो मैंने कहा था ओवरी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाती है, तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो ओवरी में ही तो है, तो ओवरी में कौन प्रोजेस्टेरॉन बना रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। वंस अगेन मैं बता देती हूँ, देखो फीमेल में क्या हुआ, अगर स्पर्म नहीं आया तो उसकी ब्लीडिंग हो गई, एंडोमेट्रियम खत्म हो गया, सेकेंडरी oocyte खत्म हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, एंडोमेट्रियम को वापस से बनाना पड़ेगा, सेकेंडरी oocyte को वापस से बनाना पड़ेगा। तो ये बनाने की प्रोसेस है आपकी प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है। बनने के बाद क्या होगा, एंडोमेट्रियम बिल्कुल तैयार बैठी है, किसका इंतजार करिए, एम्ब्रियो के बनने का। और oocyte भी एकदम तैयार बैठा है, किसका इंतजार कर रहा है, स्पर्म का। तो oocyte क्या होगा, बाहर निकलेगा। बाहर निकलने की प्रोसेस, ओवरी से oocyte बाहर निकलने की प्रोसेस आपकी ओव्यूलेशन है। ओव्यूलेशन होने के बाद oocyte कहाँ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में, और वहां वेट करेगा स्पर्म का। और स्पर्म जब नहीं आया तो क्या हो जाएगा, वो निराश हो जाएगा बेचारा, और वो क्या हो जाएगा, एंडोमेट्रियम, धीरे धीरे एंडोमेट्रियम भी निराश हो जाएगी, वो टूटने लगेगी। जैसे ही ये कॉर्पस ल्यूटियम बनता है तब तक एंडोमेट्रियम एकदम तैयार रहती है कि स्पर्म आएगा। धीरे धीरे क्या होता है, जब स्पर्म नहीं आता है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे खत्म होने लगती है, और एंडोमेट्रियम और oocyte भी क्या होते हैं, धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। और अल्टीमेटली क्या होता है, फीमेल को ब्लीडिंग होती है मेंस्ट्रुएशन में, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन में फीमेल को ब्लीडिंग होती है, 1 से 5 दिन तक की ब्लीडिंग चलती है। इस ब्लीडिंग में एंडोस्पर्म सॉरी एंडो क्या नाम है, एंडोमेट्रियम और आपका सेकेंडरी oocyte वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की।
इसमें 2 बातें आपको और याद रखनी है। आपसे पूछा जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन-कौन से हार्मोन रिलीज़ होते हैं। तो याद करो, मैंने कहा कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन, स्पेशली 22वें दिन 22nd डे इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज़्यादा बनता है 22nd डे को। वो चाहता है किसी भी तरह से स्पर्म आ जाए, और जब स्पर्म नहीं आता तो सैडली उसे क्या होना पड़ता है, खत्म होना पड़ता है कॉर्पस ल्यूटियम को। और साथ ही साथ एंडोमेट्रियम भी खत्म हो जाती है, ब्लीडिंग होती है और oocyte भी बाहर निकल जाती है। ठीक है? मेरा फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है और मेरा वीडियो लैग करने लगा। कोई बात नहीं। चलो देखो, नेक्स्ट 2 और बातें हमें पढ़नी है, इसके बाद ये वीडियो मैं खत्म कर दूँगी। वीडियो थोड़ा-सा लैग कर रहा होगा पर आवाज़ आपको क्लियर आ रही होगी, ठीक है? मैं इस फ़ोन को कट कर दूँ। ओके। तो आपका जो 2 और बातें आपको पढ़नी है वो है हार्मोन से रिलेटेड, ठीक है? आपसे पूछा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन-सा हार्मोन कब रिलीज़ होता है और कौन-सा रिलीज़ होता है। तो आपको 2 बातें याद रखनी है इसमें, फर्स्ट है आपका एलएच और दूसरा है एफएसएच और तीसरा है एस्ट्रोजन, ठीक है? ये दोनों बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है 14वें दिन, 14th डे, बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगा और ये किसको क्या करवा देगा, ओव्यूलेशन करा देगा। ओव्यूलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिलीज़ ऑफ एग फ्रॉम ओवरी, सॉरी रिलीज़ ऑफ oocyte फ्रॉम ओवरी। प्लीज़ रिमेंबर दिस, ओके? तो ये तीनों हार्मोन कब ज़्यादा होते हैं, 14th डे को, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कब ज़्यादा होता है, 22nd डे को। इतनी बातें आप याद कर लो, आपका चैप्टर फिनिश है, ओके? सो कांग्रेचुलेशन, ये चैप्टर खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसको भी 2 ही दिन में हम खत्म कर देंगे, ठीक है? और आप मुझे बताना कि आपको अगला कौन-सा चैप्टर पढ़ना है, जेनेटिक्स पढ़ना है या फिर आपको 7वां चैप्टर इवोल्यूशन से स्टार्ट करने हैं। मैं एक बात बता दूं, मैंने जब टॉपिक्स बताया था तो मुझसे गलती से इवोल्यूशन स्किप हो गया था। एक्चुअल में वो यूपी बोर्ड और अदर बोर्ड्स में स्किप है, लेकिन आपके सीबीएसई बोर्ड में आ रहा है, ठीक है? तो आई एम सॉरी फॉर दैट। इवोल्यूशन भी आपके सिलेबस में है, बाकी सारी चीजें जो मैंने बताई थी वो ठीक ठाक थी। बस एक चीज में मेरे से गलती हो गई थी, मैंने मिस कर दिया था। अदर बोर्ड्स में नहीं है लेकिन आपके सीबीएसई में है, ठीक है? तो आप मुझे ये बताना कि आप इवोल्यूशन पढ़ना चाहते हो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बाद, या फिर आप जेनेटिक्स ही पढ़ना चाहते हो, ठीक है? तो मुझे ये कमेंट्स करके ज़रूर बताना आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।